हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा द्वितीयक क्रियाएं। हमने पढ़ी द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं में हमने पढ़ा कि द्वितीयक क्रियाएं होती क्या है। हमने ये भी पढ़ा कि द्वितीयक क्रियाएं हम बात करें विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण बनकर एक सामूहिक रूप से है। हमने जो विशाल उद्योग उनकी विशेषताएं पढ़ी थी। हमने आज हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक क्रियाओं में जो उद्योग होते हैं, कोई भी उद्योग होगा उसको उसकी अवस्थिति, उद्योग की अवस्थिति, या यूं कहें प्रश्न यूं भी आता है स्थानीयकरण के कारक क्या है। स्थानीयकरण के कारक क्या है यह आप पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको करने से पहले मैं छोटा सा उदाहरण लूंगा। आप यूं समझिए कि आप उद्योग लगाने जा रहे हैं और उद्योग लगाने जा रहे हैं, खुद को आप एक बिजनेसमैन मानिए। आप मान लीजिए उद्योग लगा रहे हैं, चीनी का उद्योग लगा रहे हैं। किसका उद्योग लगा रहे हैं? चीनी का। अब आप चीनी का उद्योग लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? उसके लिए कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा माल। तो आपको क्या करेगा? जो कच्चा माल है वो आपको आपके उद्योग की स्थिति को प्रभावित करेगा। क्या करेगा? उद्योग की स्थिति को प्रभावित करेगा कच्चा माल। क्यों? क्योंकि चीनी के लिए जो कच्चा माल होता है वो होता है गन्ना, और गन्ना एक वजनहास उद्योग है। वजनहास उद्योग है। वजनहास उद्योग का मतलब कि जो गन्ना होता है, अगर गन्ने का उदाहरण दें, अगर हम 100 किलो गन्ना लें तो उससे चीनी 10-15 किलो बनेगी। तो यानी आप इस गन्ने को ले जाकर अगर यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, दूर लगाते हैं, तो उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि वहां से जो उत्पाद होगा वो बहुत कम मिलेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप कहाँ लगाएं? कच्चे माल के पास लगाएं। तो एक बिजनेसमैन ये सोचेगा। दूसरी इसको प्रभावित करेगी, वो करेगी बाजार। क्या स्थिति प्रभावित करेगी? बाजार। बाजार तक अभिगम्यता। आपकी किताब में शब्द आता है अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच, कि बाजार तक आपकी पहुंच है। यह बाजार तक अभिगम्यता का मतलब है, जो सबसे प्रमुख है वो है आपके बाजार की जो अभिगम्यता है उसमें है कि उपभोक्ता जो भी है उनकी क्रय शक्ति कितनी है, क्रय शक्ति। और दूसरा जो है वो है वस्तु की मांग। जो भी हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसकी उस बाजार में मांग है या नहीं है, ये प्रभावित करेगा हमको। अगर बाजार में मांग नहीं है तो हम बाजार से दूर जाएंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर काम करता है कच्चा माल, इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर पढ़ लेंगे। दूसरा है बाजार तक अभिगम्यता। तीसरा जो मैं लेना चाहूंगा वो लूंगा श्रम शक्ति। क्या लूंगा मैं इसके अंदर? श्रम शक्ति, यानी श्रम शक्ति के पास में। अब श्रम शक्ति के पास में आप देखिए, श्रम शक्ति में हम क्या ले सकते हैं? श्रम आपूर्ति में हम क्या ले सकते हैं? श्रम आपूर्ति में हम ले सकते हैं कि किसी भी उद्योग में जो लग रहा है उसको मजदूर भी चाहिए, श्रम भी चाहिए होगा, हो सकता है कुशल चाहिए, हो सकता है अर्धकुशल चाहिए, लेकिन वो जितना सस्ता मिलेगा वो उस बाजार के लिए, आप खुद सोचिए, आप उस फैक्ट्री को लगा रहे हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर जितना सस्ता मिलेगा। वैसे तो अभी जो सभी है यंत्रीकरण हो गया है, सारे स्वचालित उद्योग हैं, और स्वचालित जब उद्योग होते हैं, स्वचालित जो उद्योग होते हैं, तो वहाँ पर श्रम की बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी हम क्या बात करेंगे? श्रम की बहुत आवश्यकता ना होने के बावजूद भी अगर हम श्रम शक्ति की बात करें तो हमारे लिए श्रम कैसा आना चाहिए? हमारे लिए जो श्रम आना चाहिए वो आना चाहिए सस्ता। यानी अगर कोई बिजनेसमैन है, यहाँ पर एक ध्यान रखिए, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करने वाले कारक। क्या आप उद्योग कहाँ लगाएंगे? तो उद्योग जो लगाएंगे आप, उस उद्योग में आप ये देखेंगे कि आपका कच्चा माल कहाँ पर है। कच्चे माल तक, कच्चा माल जो आ रहा है वो आप यहाँ बाजार तक लाएंगे, कहीं वो खराब नहीं हो जाए। जैसे डेयरी उद्योग है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर लगाना चाहेंगे, कच्चे माल के समय पाने चाहेंगे। जैसे इसमें वजनहास उद्योग जो होगा, जो वजनहास उद्योग होगा वो आपको प्रभावित करेगा। एक जो शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ हैं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं हैं, खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी प्रभावित करेगी। जैसे आपकी डेयरी उद्योग है, आपका डेयरी है, जैसे मान लीजिए दूध है, आपका जो मक्खन है, ये आपको प्रभावित करेगा। तो यानी यहाँ पर आपको वजनहास उद्योग में प्रभावित करेगा। आप खुद सोचेंगे कि मैं उद्योग वहां लगाऊं जहाँ कच्चा माल पास में इन उद्योगों के लिए, बाकी किसी मैटर नहीं करेगा तो आप दूर लगा सकते हैं। बाजार तक अभिगम्यता, बाजार का मतलब कतई ये नहीं है कि बहुत बड़ा बाजार हो, बहुत बड़ी दुकानें हो, वो मतलब नहीं है। बाजार का मतलब है कि वहां रहने वाले उपभोक्ता की क्रय शक्ति कितनी है और वस्तु की मांग कितनी है। और क्या है? वस्तु की मांग कितनी है, इसको हम समझते हैं उपभोक्ता की क्रय शक्ति। जैसे हम बात करें यूरोप,
और उत्तरी पूर्वी अमेरिका वहां पर जो बाजार है वहां पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कैसे हैं, विकसित हैं, क्रय शक्ति ज्यादा है। हमारी जो एशियाई कंट्री है वहां बाजार बहुत बड़े हैं और वहां पर क्या है, वस्तु की मांग ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। तो ये प्रभावित करेगा, श्रम शक्ति प्रभावित करेगा, जहां मुझे सस्ता मिलेगा। हम भारत में समझ सकते हैं, भारत में आप दक्षिण का जो आपका जो छोटानागपुर का पठार है, झारखंड का हिस्सा है, वहां पर उद्योग लग रहे हैं, टिस्को है, इसको है, सब उसके पास में लगे। टाटा आयरन स्टील कंपनी, बाद में बात करेंगे क्यों, क्योंकि उनको सस्ता श्रम कहां से मिल रहा है, आपको आंध्र प्रदेश से मिल रहा है, उसको सस्ता श्रम उड़ीसा से मिल रहा है, यूपी से मिल रहा है, तो वहां पर वो उद्योग लगाना चाहते हैं। चौथा कौन सा पॉइंट है, चौथा है शक्ति के साधन। कुछ उद्योग होते हैं जिनको शक्ति के साधन बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण ले, एल्युमिनियम उद्योग है, वहां पर भी क्या होंगे, शक्ति के साधन प्रभावित करेंगे। अब शक्ति के साधन किसी भी रूप में हो सकते हैं, तापीय ऊर्जा में हो सकते हैं। कोयला, प्राचीन काल में कोयला ऊर्जा काम करती थी, तो अब तो नहीं करती, लेकिन कोयला ऊर्जा के रूप में काम करेगी। तो जहां पर शक्ति के साधन आपको पास में मिलेंगे, हो सकता है ये फैक्टर काम करे, तो एल्युमिनियम उद्योग को शक्ति के साधन ज्यादा प्रभावित करता है, तो वो उसके समीप स्थित होना चाहेगा। समझ रहे हैं आप। फिर सबसे जो मोस्ट है, आप ये समझिए, पांचवा, ये चीनी उद्योग के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप। पांचवा आपका जो होगा वो होगा परिवहन एवं संचार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, परिवहन संचार का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया आप, परिवहन का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको बाजार तक आप कैसे पहुंचाएंगे। मान लीजिए शीघ्र होने वाला पदार्थ है, जैसे मक्खन है, दूध है, सब्जी है, अब आप इसको आपको बाजार तक पहुंचाना है और आपके परिवहन के साधन ही बेकार है। जितने अच्छे परिवहन के साधन होंगे माल उतनी जल्दी पहुंचेगा वहां पर और उसका पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और मान लीजिए शक्ति परिवहन के साधन बहुत ही कॉस्टली है, आपको सड़क मार्ग नहीं है, वहां पे आपको वायु मार्ग के द्वारा जाना पड़ रहा है, तो जो परिवहन की जो कॉस्ट होगी, जो परिवहन की, आप समझिए कि मान लीजिए एक चीनी की बोरी है, वो मान लीजिए 100 रुपए की, 1000 रुपए की है, और आपकी जो परिवहन की कॉस्ट है वो पड़ रही है, मान लीजिए एक बोरी के हिसाब से मान लीजिए 50 रुपए, तो वो इसमें ऐड होगी नहीं होगी, ऐड होगी ना। तो परिवहन के साधन जितने ज्यादा महंगे होंगे वो उतने ही वस्तु के मूल्य को बढ़ा देंगे। तो हमारा सबसे अच्छा परिवहन के साधन क्या होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, सुगम्य होने चाहिए। संचार का मतलब होता है सूचनाओं का, संचार का मतलब हुआ सूचनाएं, परिवहन, क्योंकि एक बाजार होता है, एक उद्योग होता है, उसमें संचार भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर अपनाता है। यूरोपियन कंट्री में अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्री में उद्योग इतनी अच्छी स्थिति में क्यों है, क्योंकि वहां पर जो परिवहन के जो साधन हैं वो उन्नत अवस्था में, वो कैसी अवस्था में है, उन्नत अवस्था में। ठीक है ना, इसलिए परिवहन के संचार साधन काम करेंगे। परिवहन के साधन का मतलब समझ जाइए, यूरोप मान लीजिए, उत्तरी पूर्वी अमेरिका मान लीजिए। फिर अगला फैक्टर क्या काम करेगा आपका, 6th ले लीजिए आप, सरकारी नीति कैसे करेगी, समझिए आप कि कोई भी बिजनेसमैन है, जैसे मैं हूं, तो मैं वहां उद्योग लगाना चाहूंगा जहां पर सरकार मुझे सस्ती दर पर अगर जमीन दे सके, मुझे जो जमीन मैं उद्योग लगा रहा हूं उस पर मुझे लोन दे सके, सब्सिडी दे सके, यानी सरकार की तरफ से मुझे सहयोग हो, तो फिर मैं उद्योग लगाऊंगा। आपको पता है कि जब हमारे समस्या आ रही थी तो उदारीकरण आया, वैश्वीकरण आया, 1991 के अंदर जो 3 आती है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उसमें पूरे विश्व के लिए बाजार को खोल दिया गया कि आप आइए, अपना उद्योग लगाइए, आपको हम सुविधाएं भी देंगे। तो मैं राज्य की बात करूं, जिस राज्य के अंदर सरकारी नीति बिजनेसमैन के लिए, उद्योगपति के लिए अनुकूल होगी, वो सब वहां पर उद्योग लगाना चाहेंगे। ये आप समझ रहे हैं, यानी सरकारी नीति जहां पर भी अनुकूल होगी वहां पर वो उद्योग लगाना चाहेंगे। हम अगला फैक्टर ले सकते हैं, आपकी पूंजी और तकनीक भी इसमें शामिल कर लीजिए आप। पूंजी, तकनीक, आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, हाँ, तो पूंजी बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगी। अब पूंजी कैसे आ सकती है, जैसे आपकी खुद की पूंजी हो या किसी से लोन ले रहे हैं अपन, वैसे इसको इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपन ने अलग पढ़ लिया, पूंजी के हिसाब से आ गया। एक तकनीक भी होगी। तकनीक कैसी है कि आपके पास में जो भी आप उद्योग लगा रहे हैं, आपको बताया था कि विशाल जो बाजार होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसकी विशेषता है। तो तकनीक भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर तकनीक आपकी बेकार होगी तो आपकी वस्तु की गुणवत्ता भी खराब होगी, वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा और फिर आप बाजार में मात खा जाएंगे। आखिरी जो पॉइंट आता है, 8वां जो आता है, वो है आपका समूहन अर्थव्यवस्था। समूहन अर्थव्यवस्था
तक अभिगम्यता। समझिए इसको बिल्कुल। समूह अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है आपका, ये खुला एरिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना कोई लोग रह रहे हैं, कम रह रहे हैं, या फिर अभी शुरुआत हो रही है। मैंने यहाँ पर फैक्ट्री लगा लेता हूँ, एक फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगाने के बाद में होगा कि यहाँ पर रहने वाले जो मजदूर होंगे उनको भी रहना होगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गई, छोटी छोटी दुकानें खुल गई, यहाँ पर दुकानें खुल गई, यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट भी खुल जाते हैं, खाने के लिए खुल जाते हैं, या रहने के लिए मकान भी खुल जाते हैं, यहाँ पर आने के लिए सड़क मार्ग बन जाता है। तो एक जो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, समझिए आप, मैंने एक उद्योग खोला था, तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था होती है वो छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। यानी यहाँ पर खाना बनाने वालों को रोजगार मिल गया, मकान जो किराए पर देने वालों को रोजगार मिल गया, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें खुल गई, यहाँ पर सड़क मार्ग बन गया, उससे भी उनको रोजगार मिला। तो एक छोटी जो समूह अर्थव्यवस्था होती है उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि इस जो उत्पाद है, जो आपकी फैक्ट्री है, उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बड़ी अर्थव्यवस्था कर ली यहाँ पर, इसी के अंदर जैसे मान लीजिए आप जैसे जूते बना रहे हैं, सपोज कि जूते बनाने की है। अब इसमें जो अपशिष्ट बन गया उससे आपने क्या करी, चप्पल बनाने लग गए, ये मान लीजिए चप्पल बनाने लग गए। तो उसी के मटेरियल से बना रहे हैं, जो बच जाए मान लीजिए आप एक तरीके से उसको किसी में काम ले रहे हैं, तो इसका जो मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। यानी एक समूह अर्थव्यवस्था होगी जो होगी वो अपने आसपास छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देगी, और जिससे उसको सहयोग मिलेगा और उसका मूल्य अपने आप कम हो जाएगा। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला क्वेश्चन आता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, या उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, या उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, ये जाता है, बड़ा प्रश्न आता है। आपको समझ लीजिए, दोबारा बता देता हूं मैं। फर्स्ट जो है आपका कोई भी उद्योग है, कोई भी बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई XYZ है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अगर उद्योग लगाएगा तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखेगा कच्चा माल, कि मेरा जो उद्योग है वजनहास उद्योग तो नहीं है कि कच्चे माल से अगर मैं उत्पाद बनाता हूँ वो कम है, उसका वजन कम हो जाता है, तो मैं इतनी इतनी मतलब मूर्खता नहीं करूंगा कि मैं गन्ने को घसीट कर लाऊंगा 1000 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, और फिर उससे मैं 10 किलो 20 किलो चीनी बनाऊंगा। अच्छा ही होगा कि कच्चे माल के पास जाऊंगा। अगर मेरा शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद है तो मैं वहां जाना चाहूंगा, तो कच्चा माल प्रभावित करेगा। बाजार में बता दिया आपको, उपभोक्ता की क्रय शक्ति और वस्तु की मांग है, जैसे यहां पर बताया आपको। आपके श्रम शक्ति भी प्रभावित करेगी, आपके शक्ति के साधन भी करेंगे, आपके परिवहन के संचार भी करेंगे, सरकारी नीति भी करेगी, पूंजी तकनीक भी करेगी, और समूह अर्थव्यवस्था भी करेगी। ये सब क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समझ रहे हैं आप। अब देखिए हम इसमें पढ़ेंगे इसके अंदर कि उद्योगों के, यानी आपके जो विनिर्माण उद्योग, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, उसको लीजिए आप। विनिर्माण उद्योग, अब देखो विनिर्माण उद्योग जो होते हैं, जो बड़े स्तर के उद्योग होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। उनका जो वर्गीकरण होता है वो होता है, आप यूं समझिए, आप विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण वो होगा आकार के हिसाब से। आकार का मतलब होता है कि कितनी पूंजी लग रही है, क्या उसमें उत्पाद की मात्रा कितनी है, वहां पर श्रम कितना लग रहा है, आकार के हिसाब से होगा। पहला काम क्या होगा, आकार के हिसाब से होगा। फिर दूसरा हो सकता है आपके कच्चे माल के हिसाब से। किसके हिसाब से, कच्चे माल के हिसाब से बांटेंगे। कच्चा माल किस प्रकार का है आप उससे बांट सकते हैं आकार के आधार पे, फिर आप बांट सकते हैं कच्चे माल के आधार पे। फिर इसके बाद में आप बांट सकते हैं, कई प्रकार होंगे, स्वामित्व के आधार पर बांट सकते हैं आप, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। हाँ, तो कई प्रकार के हम वर्गीकरण इसमें ले सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं, पहला हम जो लेते हैं वो आकार के आधार पे। सबसे पहला है आकार के आधार। आकार के आधार का मतलब है, अगर हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर कितनी पूंजी लग रही है, कितने लोग जो लग रहे हैं, यानी श्रम कितना है, और उत्पाद की मात्रा कितनी है, उत्पाद की मात्रा कितनी, इस आधार पर। तो जो हमारा पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है कुटीर उद्योग। हम शुरुआत कर रहे हैं और वो आता है कुटीर उद्योग। कौन सा आता है, कुटीर उद्योग। देखिए कुटीर उद्योग को आप समझेंगे, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ परिवार के सदस्य होते हैं, वो उनके पास कोई तकनीक नहीं होती है, वो कम पूंजी के साथ में होते हैं, अपने स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और वहां से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसे हमने खुद उपभोग में काम लेते हैं, और जो बच जाता है उसको स्थानीय बाजार में बेच देते हैं। तो ये कुटीर उद्योग होता है। कुटीर उद्योग में क्या होता है कि परिवार के सदस्य कम पूंजी, कोई आपको प्रशिक्षित नहीं है, कम तकनीक, कोई तकनीक नहीं, हाथ से मान लीजिए आप
कम पूंजी अधिकतर क्या है, हाथ से, कम पूंजी प्लस हाथ से स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु का निर्माण करते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और जो वस्तु बनती है, जो भी वस्तु बनती है XYZ अभी बात करेंगे, उन्हें स्थानीय बाजार में पहले तो खुद जो वस्तु बनेगी उसका क्या करेंगे, घरेलू, अब खुद उपभोग करेंगे, यानी घरेलू उपभोग करेंगे, उपभोग, और जो अधिशेष उत्पादन होगा उसको स्थानीय बाजार में बेच देते हैं, स्थानीय बाजार में ही बेच देते हैं। समझ रहे हैं आप? परिवार के सदस्य काम करते हैं, पूंजी भी कम होती है, हाथ से ही करते, तकनीक का बहुत कम तकनीक है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और जो घर कुछ उपभोग में ले लेंगे बाकी को बाजार में बेच देंगे। ये गांवों के अंदर प्रचलित है, ज्यादातर गांवों के अंदर बात करें हम, या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में दैनिक जीवन में वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में अचार मान लीजिए आप, हाँ, दरी पट्टी मान लीजिए, मिट्टी के बर्तन मान लीजिए, कोई आप जूते मान लीजिए, जूते बन रहे हो, मोची जूते बना रहा हूँ उस हिसाब से मान लीजिए आप लाख, आपके जो भी यानी एक तरीके से जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है वो बन जाती है इसके अंदर, तो वो किस में आएंगे, आपके कुटीर उद्योग में आएंगे। दूसरा उद्योग लेंगे हम, कुटीर उद्योग के बाद में हम जो दूसरा उद्योग लेंगे वो लेंगे छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो बनेगा सामान वो घर में बनेगा। यहां फर्क आता है कि घर से बाहर, यानी छोटा सा कारखाना ले लेते हैं घर से बाहर, तो यहां पर क्या होता है, परिवार के सदस्य तो रहते ही हैं, मान लीजिए परिवार के सदस्य हैं, इसके साथ में ही हम मान लेते हैं कि कुशल व अर्धकुशल श्रमिक साथ में लग जाते हैं, विशेषता हो सकती है। दूसरा क्या होता है कि घर से बाहर एक कारखाना होता है, एक छोटे स्तर पर होता है तो कारखाना होता है, घर से बाहर कोई कारखाना, वहां पर ये उद्योग लगाया जाता है। आपकी पूंजी भी थोड़ी ज्यादा होती है, अधिक पूंजी, तकनीक व मशीन भी लगते हैं। इन मशीनों के द्वारा हाथ से नहीं, मशीनों के द्वारा जिस उद्योग का निर्माण किया जाता है उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें कुटीर उद्योग से थोड़ा सा आगे चलते हैं, पूंजी की मात्रा भी बढ़ जाती है, तकनीक भी बढ़ जाती है, मशीनों का काम भी होता है, एक जगह कारखाना भी होता है जहां पर उद्योग लगाया जाता है, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे बात करें, भारत में बात करते हैं, ब्राजील में बात करते हैं, अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, यहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योग ये बड़ी मात्रा में लगाते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अधिक जनसंख्या को रोजगार देते हैं, अधिक जनसंख्या को रोजगार देते हैं, अधिक जनसंख्या को रोजगार देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी इसी का ही बेहतर रूप है। और वर्तमान में हमारे जो विकासशील जो देश हैं वो इस पर है, छोटे पैमाने के उद्योग पर है, ये विकासशील देशों पर है। जैसे जब स्तर बढ़ेगा आपके देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तीसरा आपका जो आता है वो आता है आपके बड़े पैमाने के उद्योग। क्या आएगा? बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग क्या होता है? इसमें मतलब बड़ा बाजार होता है। जैसे यहां पर एक काम हो सकते हैं कि कच्चा जो माल आता है यहां पर भी स्थानीय होता है। कच्चा माल कहां से लेते हैं? स्थानीय लेते हैं यहां पर भी कच्चा माल। लेकिन यहाँ बाजार बड़ा होता है और जो कच्चा माल होता है वो बाहर से भी लाया जाता है, स्थान के बाहर भी लाता है। कच्चे माल जो है उसको भी हम बाहर से लाते हैं, यानी कच्चे माल का जो स्थानीय के अलावा बाहर से भी होता है। ये बिल्कुल मैं सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसके अलावा तकनीक भी क्या होती है? उच्च होती है, बहुत अधिक पूंजी लगती है, बहुत अधिक पूंजी लगती है। और मजदूर होते हैं वो भी क्या होते हैं? कुशल होते हैं, बिल्कुल कुशल श्रमिक होंगे, कुशल श्रमिक होते हैं। तो एक तरीके से बड़ा बाजार होगा इनके लिए, कच्चा माल स्थानीय के अलावा बाहर से भी आएगा, तकनीक भी कुछ होगी, बहुत अधिक पूंजी निवेश होगा, कुशल श्रमिक होगा। और सबसे खास बात, यहाँ पर वस्तु का विशिष्टीकरण पाया जाएगा।
वस्तु का विशिष्टीकरण पाया जाएगा, यानी एक ही वस्तु का अधिकतम उत्पादन होगा, जिससे वस्तु की गुणवत्ता और प्लस उसका मूल्य वो क्या हो जाए, कम हो जाए। वस्तु की गुणवत्ता भी कम हो जाए और मूल्य भी कम हो जाए, है ना। यहाँ पर ये जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी यूरोपीय और प्लस उत्तरी पूर्वी यूएसए में लगाए जाते हैं, यानी ये एक तरीके से विकसित देशों में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं, विकसित देशों में लगाए जाते हैं, ठीक है, ये वाले उद्योग। अब इन उद्योगों की बात करें, बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें, ये दो प्रकार के कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ बांटना चाहें ए और बी। एक तो आएगा परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश। ये क्या है, ये सबसे शुरुआत में लगे हैं, जो प्राचीन टाइम में लगे हैं, समय शुरुआत में लगे हैं, जहां उद्योगों की शुरुआत हुई थी वहां लगे। जैसे एक उदाहरण लूं मैं, जर्मनी का रोहर क्षेत्र, ये लोहा इस्पात के लिए लगा था, जहां पर कोयला मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, वहां पर लगा था। ये परंपरागत है, यानी ये पश्चिमी यूरोप में लगे हैं, वहां पर लगे हैं। तकनीक हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो वहां पर लगे हैं। यहाँ पर अब ये इसके बाद में इसका देखा देखी फिर और भी लगे हैं, तो हम उसको बोलते हैं उच्च तकनीक वाले आपके आ जाएंगे वृहत औद्योगिक प्रदेश। देखिए बेटा, यहाँ पर परंपरागत वृहत उद्योग प्रदेश में कोई तकनीक ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत फैक्ट्रियाँ होगी, काला धुआं निकलेगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा, लोग आसपास में झुग्गी झोपड़ियाँ होगी, उनको रोजगार नहीं होगा, इतनी शिक्षा नहीं होगी, बस वो फैक्ट्री का उत्पादन हो रहा है, उनका माल का उत्पादन हो रहा है। एक तरीके से एक जो माहौल होगा वो तरीके से पूरी तरीके से उद्योग का होगा, जहाँ पर काफ़ी प्रदूषण होगा। ये पुराने टाइम के उद्योग है ना। तो ये विकसित में देशों में पाए गए, जैसे जर्मनी का रोहर क्षेत्र है। लेकिन अब जो वर्तमान उच्च तकनीक वाले हैं वो ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, उनकी स्वास्थ्य की सुविधा हो रही है, उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं आ रही है। इस तरीके से वो एक अच्छा माहौल बन रहा है। तो उच्च तकनीक वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश। दूसरा पार्ट है जो कहाँ मिलेंगे आपको, वही उत्तरी पश्चिमी यूरोप प्लस उत्तरी पूर्वी अमेरिका में मिलेंगे। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में आपको ये उद्योग मिलेंगे, ठीक है। तो आपके ये दो प्रकार के विनिर्माण में हमने किसका किया, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन किया। किसके आधार किया, आकार के आधार पर। फिर हम 2-3 और ले लेते हैं इसके अंदर। आकार के बाद में हम इसमें लेते हैं अगला आएगा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ये देखिए आप, ये तो आकार के आधार पे हो गया। हम विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया हमने आकार के आधार पे, जिसमें हमने पढ़ा कुटीर, लघु और आपका पढ़ लिया वृहत। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पर, तो इसमें जो पहला आएगा कच्चे माल के आधार पे वो है कृषि आधारित उद्योग। इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, जो कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं, जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनका हमने रूप परिवर्तन करके या उनको हम थोड़ा सा प्रसंस्करण करके, यानी उनको प्रोसेसिंग करके हम क्या कर लेते हैं, उत्पाद बनाते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं और उन्हें बाजार के अंदर हम बेचते हैं। यानी खेतों से जो प्राप्त कच्चा माल हो रहा है उनको विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा आप जो खेतों से, इसमें समझिए आप, जो खेतों से प्राप्त कच्चा माल है उसको आप तकनीक के माध्यम से, कोई भी मशीन के माध्यम से आप उसका रूप परिवर्तन करके उसको कहाँ बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, तो उसे हम कहेंगे कच्चे कृषि पर आधारित उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जिनको आपको कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, खेत से मिल रहा है, यानी कृषि से मिल रहा है। कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, कृषि से मिल रहा है, ये समझिए आप। और इसके अंदर जो उद्योग आएंगे, जैसे मान लीजिए आप, हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए शक्कर है, चीनी है, गन्ना वहाँ से मिल रहा है, आचार है, या मान लीजिए फलों से जो आप मतलब मुरब्बा बनता है, या फलों का जो रस है, फलों का रस है, मसाले हैं, तेल हैं, वो सब क्या आएंगे आपको, कृषि पर आधारित उद्योग आएंगे, समझिए। इसी में ही एक और फैक्टर है, उसको बोलते हैं हम, उसका नाम आ रहा है इसमें, इसके अंदर आता है, वो है भोजन प्रसंस्करण।
देखिए भोजन प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग होता है, यानी ऐसे जिसके अंदर जो जो भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी कृषि जो द्वारा कृषि से जो तैयार उत्पाद हैं उसको हम खराब होने से बचाएं, उसको हम खराब होने से बचाने के लिए सॉरी खराब होने से बचाने के लिए जो भी तकनीक का करते हैं, जैसे मान लीजिए आप उसके लिए आप अचार बना रहे हैं तो तेल डालकर आपने काम कर लिया, अचार बना रहे हैं आप, हाँ, या फिर हम और किसी तकनीक का काम ले रहे हैं जिससे हम उद्योगों को बचा सके, यानी उसको प्रिजर्व कर सके, उसको हम संरक्षित कर सके, उस उत्पाद को हम, तो उसे कहेंगे हम भोजन प्रसंस्करण। क्या कहेंगे उसे? भोजन प्रसंस्करण। यानी कृषि से तैयार उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए जो भी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम भोजन प्रसंस्करण कहते हैं। प्रसंस्करण होता है प्रोसेसिंग, है ना। जैसे हम अचार है उसमें तेल डाल देते हैं या कुछ ऐसे रासायनिक मतलब क्या नाम है, प्राकृतिक जो चीज़ डालते हैं जिससे कि अचार खराब नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भोजन प्रसंस्करण करेंगे। या डिब्बा बंद जो चीज़ें हैं उसको हम भोजन प्रसंस्करण में कहेंगे। इसमें एक शब्द और आ रहा है इसी में, कृषि उत्पाद में, उसको बोल रहे हैं कृषि कारखाना। तो वो कृषि कारखाना का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये समझिए, हमने कारखाना पढ़ा था, कारखाना कृषि पढ़ी थी वहाँ पर अभी पिछले पार्ट में। उसमें ये था कि कृषि क्या होता है? जहाँ पर पशुओं को बाड़े में रखता है और एक कारखाने से तैयार माल उत्पाद को वहाँ पर भेजा जाता है जिससे उनका पालन पोषण किया जा सके। कृषि कारखाना के अंदर क्या है? जो कृषि जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, बड़े स्तर पे की जाती है कृषि कारखाना के अंदर। और यहाँ पर क्या किया जाता है? वही ये कहाँ पर की जाएगी? पश्चिमी यूरोपीय देश में की जाएगी, पश्चिमी यूरोपीय देश में की जाएगी इस तरीके से। वहाँ पर तो हम पशुओं को साथ में लेते हैं, यहाँ पशु नहीं आएंगे, यहाँ कृषि क्यों की जाएगी? व्यापारिक उद्देश्य, ये व्यापारिक रुचि के साथ की जाएगी, व्यापारिक रुचि के साथ की जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कृषि कारखाना भी कह सकते हैं, कारखाना कृषि भी कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन एक शब्द है जिसके अंदर अपना आया है। अब अगला हम पढ़ेंगे कच्चे माल के आधारित पे, अपने कृषि आधारित पढ़ लिया। अगला जो हमारा है वो है इसके अंदर वो हम लेंगे खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, इसके अंदर हम लेंगे कि खनिज आधारित उद्योग कैसे हैं। देखिए आप, जो खनिज होते हैं वो कई होते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में एक होता है लौह और एक होता है अलौह। यानी अगर हम लौह इस्पात उद्योग लेंगे, लौह इस्पात उद्योग लेंगे, लौह इस्पात उद्योग, तो वो किस में आएगा? आपके आएगा लौह, यानी धात्विक खनिज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आपके धात्विक खनिज में आ जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। इसके अलावा हम जैसे मान लीजिए अलौह में आप एल्युमिनियम उद्योग लेते हैं, तांबा उद्योग लेते हैं, या फिर हीरा जवाहरात उद्योग लेते हैं, कोई भी जवाहरात उद्योग लेते हैं, तो वो किस में आएगा? आपके अलौह में आएगा, यानी धात्विक अलौह में आएगा। यानी खनिज आधारित, यानी कच्चा माल किससे मिल रहा है? हमको खनिज से मिल रहा है। कच्चा माल किससे मिल रहा है? आपको खनिज से मिल रहा है। और खनिज में क्या है इसके अंदर? आप देखेंगे अगर लोहा इस्पात उद्योग होगा तो वो लोहे से मिल रहा है, यानी धात्विक खनिज, एल्युमिनियम, तांबा, यह लोह होगा। अधात्विक खनिज में क्या आएगा? अधात्विक में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई पत्थर संबंधित है, यानी कोई जैसे मार्बल का है या फिर कोई ग्रेनाइट का है कोई उद्योग है, या कोई मूर्तियों संबंधी उद्योग है जिनमें इन चीज़ों को काम मिल जाता है, वो किस में आएंगे? आपके अधात्विक खनिज में आएंगे। वो किस में आएंगे? अधात्विक खनिज में आएंगे। यानी ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल किस पर निर्भर हो? कच्चा माल किस पर निर्भर हो? खनिज पर निर्भर हो। किस पर हो? खनिज पर। अब या तो धात्विक हो सकते हैं या अधात्विक हो सकते हैं, वो बात की बात है। आपका जो तीसरा जो आएगा इसके अंदर, इसके अधात्विक के अंदर आएगा रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग। देखो रसायन आधारित उद्योग में क्या आएगा कि इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनको कच्चे माल के रूप में काम लेता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज जो कच्चे माल, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, यहां पर हम जो मुख्यतः लेंगे वो लेंगे पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग किससे मिलता है? पेट्रोलियम पदार्थों से मिलता है। पेट्रोलियम जो जमीन से निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों से वो उद्योग मिलता है। तो जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज उनको काम देता है, उनको हम कहते हैं रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए नमक उद्योग है या गंधक उद्योग है, नमक का है आपके पास, या पोटाश है, इसमें हम क्या करते हैं? रासायनिक
इसमें क्या करते हैं, सॉरी, प्राकृतिक खनिजों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्राकृतिक खनिजों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक खनिजों का उपयोग करते हैं, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? रासायनिक आधारित उद्योग आ जाएगा, और इसमें आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज लेंगे। इसमें आएगा एक तो पेट्रो रसायन उद्योग उदाहरण दे सकते हैं, एक नमक उद्योग, एक गंधक उद्योग, एक पोटाश उद्योग। एक क्या दे सकते हैं आप? पोटाश उद्योग आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो आपका आएगा 4th नंबर का आएगा, वो आएगा वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग का मतलब क्या है कि आप जब आप वन उत्पाद होगा, यानी जो गुण है या कोई सा उत्पाद है, उसको अगर हम काम ले रहे हैं, कच्चे माल के रूप में काम ले रहे हैं, यानी वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में काम ले रहे हैं किसी भी उद्योग में, तो उसे हम कहेंगे वन पर आधारित उद्योग। यानी बेसिकली यहां पर एक कच्चे माल पर आधारित है। कच्चा माल किसके रूप में हो? कृषि पर हो तो कृषि आधारित, खनिज पर हो तो खनिज आधारित, रसायन पे हो यानी इस पे हो तो रासायनिक आधारित, और अगर वन पे हो तो वन आधारित। जिसमें हम इससे आते हैं जैसे लकड़ी उद्योग है, या हम ये कह सकते हैं फर्नीचर उद्योग है। उसमें लकड़ी कहाँ से चाहिए? वन पर, तो ये इस पर उद्योग आ गया। इस फर्नीचर उद्योग के अलावा हम और क्या ले सकते हैं? जैसे आप इसमें ले सकते हैं लाख उद्योग, वो भी इसमें आ जाएगा। लाख उद्योग भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं? कागज उद्योग, पेड़ से बनता है, तो ये सब क्या आ जाएगा आपके वन पर आधारित उद्योग आते हैं। एक तरीके से वस्त्र भी ले सकते हैं, जो कपास कहाँ से आता है वो भी उससे आता है, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें क्या बताया है, एक आपका एग्जाम्पल भी देखा किताब में, उसको आप देख सकते हैं कि अलास्का कहाँ पर है? यूएसए। उसके एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है केचिकान क्षेत्र में, अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना है। लकड़ी की लुगदी का कारखाना है। और ये बात में पहले कर चुके हैं कि कनाडा हुआ, ये ऐसा देश, ये तो यूएसए है, लेकिन कनाडा भी कैसा है जो विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आता है और प्राथमिक क्रियाकलाप यानी लकड़ी पर निर्भर है, तो यहां पर ही आ गया। अगला जो आएगा इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग, इसमें आएगा चमड़ा और प्लस ऊन। चमड़ा प्लस ऊन, इसमें पशुओं से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, पशुओं से यानी यहां पर पशुओं को पाला जाता है, उनको एक साथ रखा जाता है, फिर उनसे जो चमड़ा है और जो ऊन है उससे जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए चमड़े से बेल्ट बना रहे हैं आप, कालीन बना रहे हैं, चमड़े से भी आप कालीन बना रहे हैं, सॉरी ऊन से भी कालीन बना रहे हैं, आप स्वेटर बना रहे हैं, ये सब उद्योग किस में आ जाएंगे? पशु आधारित उद्योग में आ जाएंगे। तो आपने समझा होगा विनिर्माण उद्योग में आकार के आधार पड़ा, कुटीर लघु वृहत, कच्चे माल के आधार पड़ा आपने कृषि पर आधारित, यानी हमारा कच्चा माल खेती से आ रहा तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वनों पर आधारित, पशु आधारित। अभी और भी है, हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, उसको आप 1 या 2 बार देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्पाद या आधारभूत उद्योग की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उपभोक्ता आधारित उद्योग की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे स्वामित्व के आधारित उद्योग की बात करेंगे। सब ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।